Hello everyone, welcome to Chalk Talk Tutorials. Our today's topic is life processes, chapter number 6, class 10th. बहुत important chapter है ये और इस chapter में हम ये सारे topics पढ़ेंगे. What are life processes, different types of nutrition like autotrophic nutrition, heterotrophic nutrition, nutrition in human beings जिसमें हम पढ़ेंगे digestive system, alimentary canal के बारे में, respiration and ATP production, after that human respiratory system के बारे में हम पढ़ेंगे. उसके बाद में transportation in humans, the transportation of food materials, glucose, transportation through blood, lymph, ये सब हम पढ़ेंगे इसमें. और transportation in plants, that means the transportation of food and minerals like through xylem and phloem, ये सब के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें. एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट एक्सक्रीशन इन ह्यूमंस एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट्स. तो ये सारे टॉपिक्स हैं इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मज़ा आएगा. तो अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को जल्दी से लाइक भी कर देना, बाद में याद नहीं रहता है. तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं. व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? So the life processes are the maintenance functions. For example, energy production, digestion, circulation, excretion, respiration. इस तरह के जितने भी प्रोसेस ह्यूमन बॉडी में हो रहे हैं, ह्यूमन बॉडी को ज़िंदा रखने के लिए जितनी भी ज़रूरी प्रोसेसेस हैं उन सभी को बोलते हैं हम लाइफ प्रोसेसेस. अच्छा, जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल जब हम सो रहे होते हैं, उस टाइम पर भी हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन चल रहा होता है. हमारी बॉडी खुद का जो वेस्ट मटेरियल है उसको एक्सक्रीट कर रही होती है, उसको अलग कर रही होती है ब्लड से. तो एक्सक्रीशन चल रहा होता है, ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा होता है, उसे बोलते हैं सर्कुलेशन. डाइजेशन, एनर्जी प्रोडक्शन, जो एटीपी बनते हैं. तो ये सभी प्रोसेस जो हैं जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं, जब हम बैठे होते हैं, सो रहे होते हैं, तब भी हमारी बॉडी कुछ ऐसे प्रोसेसेस को परफॉर्म करती है जो हमारे ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. उन्हीं सभी प्रोसेसेस को बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस. जैसे कि एनर्जी प्रोडक्शन जिसमें एटीपी बनता है, एनर्जी जो बनती है जिसकी फॉर्म में. डाइजेशन, ब्रेक डाउन ऑफ फूड कैसे होता है. सर्कुलेशन, हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है वो ग्लूकोज को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक लेके जाता है ताकि उससे एनर्जी बन सके. तो ये सर्कुलेशन. तो इन सभी प्रोसेसेस को मिला के इन सब में जो कुछ रिएक्शंस होते हैं, कुछ कॉमन रिएक्शंस जो ह्यूमन बॉडी में होते हैं, जिन्हें हम कह सकते हैं रेडॉक्स रिएक्शंस, जिसमें कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन तरह के कुछ रिएक्शंस भी होते हैं. रिडक्शन एंड ये हो गया ऑक्सीडेशन. ये कॉमन रिएक्शंस होते हैं किसी भी मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करने के लिए. इस तरह के रिएक्शंस जो ह्यूमन बॉडी में चलते रहते हैं जीवित रखने के लिए, ज़िंदा रखने के लिए, उन सभी प्रोसेसेस को कहते हैं लाइफ प्रोसेसेस. और इस चैप्टर में आज हम इन सभी के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे. तो चलिए अब अपना टॉपिक नेक्स्ट वाला शुरू करते हैं. न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन क्या है? ओके, तो न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन देखिए कोई भी ऐसा मटेरियल जिससे हमें एनर्जी मिले. हमारे लाइफ प्रोसेसेस को करने के लिए एनर्जी जिस भी मटेरियल से, जिस भी सब्सटेंस से हमें मिले वो न्यूट्रिशन है. फूड बेसिकली जिसे हम कह सकते हैं फूड या न्यूट्रिशन एक ही बात है लगभग. तो न्यूट्रिशन में आज हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में. तो सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या हो सकती हैं? देखिए सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली अगर हम बहुत बेसिक लेवल पर बात करें तो एक मैं वर्ड लिखता हूँ यहाँ पर, प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर्स ये एक बहुत सिंपल सा वर्ड है, 6th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा. प्रोड्यूसर्स ये ऐसे ऑर्गेनिज्म या कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद बनाए, उन्हें बोलते हैं हम प्रोड्यूसर्स. जो अपना खाना खुद तैयार करें, these are producers. So these are the main provider of food. जो हमें न्यूट्रिशन मिलती है, जो हमें खाना मिलता है, वो प्रोड्यूसर्स से मिलता है. और प्रोड्यूसर्स की मेन कैटेगरी में आते हैं ग्रीन प्लांट्स.
सबसे पहले जो हमारे पास में सोर्सेज है न्यूट्रिशन के वो हैं ग्रीन प्लांट्स, जो अपना खाना खुद बनाते हैं। उनको किसी और के ऊपर डिपेंड रहने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी हम टाइप्स में भी ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूट्रिशन में सबसे पहले हम सोर्स के बारे में देख रहे हैं। ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स के बहुत सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। उनकी लीव्स को हम खा सकते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी ऐसी मतलब वेजिटेबल का नाम जिसकी लीव्स को खाई जाती हों। उसके बाद इनके रूट्स भी होते हैं, कुछ ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं जिनके स्टेम्स को खाया जाता है उनकी सब्जी बनाकर। सो दीज आर द प्रोड्यूसर्स, दीज आर द सोर्सेज ऑफ न्यूट्रिशन। उसके बाद अगर हम और सोर्सेज के बारे में देखें तो मीट है। मीट हमें मिलता है एनिमल्स से, एनिमल्स, तो ये भी एक सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है। कुछ लोग वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं, कुछ दोनों खाते हैं, तो वो एक अपना अलग कंसेप्ट है। बट सोर्सेज क्या है न्यूट्रिशन की, तो मीट हो गया। उसके बाद एग है, एग भी हमें किससे मिलता है, हमें एनिमल्स से मिलते हैं। फॉर एग्जांपल ज़रूरी नहीं है कि मुर्गी का ही अंडा हो, और भी एग्स पूरी दुनिया भर में खाए जाते हैं अलग अलग तरह के, एनिमल्स से मिलते हैं। फिर उसके बाद में मिल्क है, और काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमें न्यूट्रिशन के सोर्स, जिन्हें हम यूज़ कर सकते हैं एज ए न्यूट्रिशन, खाते हैं। अलग अलग हमें एनिमल्स से, प्लांट से, जगह जगह से मिल सकते हैं। तो इसके बहुत वाइड वैरायटी है सोर्सेज की। दाल होती हैं, पल्सेस होते हैं, सब हमें प्लांट्स से मिलता है। टाइप्स ऑफ मीट है, चिकन है, मटन है, ये सब सोर्सेज हैं किसके, न्यूट्रिशन के। एग है, मिल्क है। तो इस तरह के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, फूड प्रोडक्ट्स हैं या फूड मटीरियल्स हैं, ये सब सोर्सेज हैं न्यूट्रिशन के। उसके बाद हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए 2 टाइप्स के न्यूट्रिशन जनरली आपके बुक में यहाँ पर दिए हुए हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पर ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक, और दूसरा दिया हुआ है हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक, तो 2 तरह के न्यूट्रिशन है, ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। इनके बारे में पढ़ते हैं बहुत अच्छे से। सो एट फर्स्ट ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। बेसिकली ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। देखिए सबसे पहले वर्ड ऑटो यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका मतलब है मीन्स खुद से, ऑटोमेटिक, खुद से, अपने आप से बनाने वाले, जो खुद, सेल्फ, अपने आप से कर रहे हैं खुद काम, किसी काम को, तो वो ऑटोमेटिक या ऑटोट्रॉफिक। ट्रॉफिक वर्ड यूज़ होता है न्यूट्रिशन के लिए। ट्रॉफिक वर्ड किसके लिए यूज़ होता है, न्यूट्रिशन के लिए। तो ऑटोट्रॉफिक मतलब ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना फूड खुद तैयार करते हैं, उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। और मेनली जिस प्रोसेस से वो फूड तैयार किया जाता है उसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो इसमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में बेसिकली हम फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी में भी यही दिया हुआ है, तो इसके बारे में चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए फोटोसिंथेसिस, सबसे पहले हम इसके नाम को देखते हैं। फोटो और सिंथेसिस, ये 2 वर्ड से मिलके बना है, फोटो प्लस सिंथेसिस। ओके, द वर्ड फोटो जो है इसे यूज़ किया जाता है लाइट के लिए, इसका मीनिंग है क्या, लाइट। और सिंथेसिस मीन्स तैयार करना, प्रिपेयर। तो लाइट के द्वारा बनाए जाने वाला खाना या लाइट की मदद से बनाए जाने वाला खाना, या ऐसा हम इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें, द डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, इट इज़ अ प्रोसेस विच इज़ यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स और यूज्ड बाय प्रोड्यूसर्स टू प्रोड्यूस देयर ओन फूड। अपना खुद का खाना बनाने के लिए ग्रीन प्लांट्स जिस प्रोसेस का यूज़ करते हैं उसे हम कहते हैं क्या, फोटोसिंथेसिस, जिसमें किसकी मदद पर लेनी होती है इन्हें, लाइट की। चलिए अब देखते हैं इसमें कुछ और चीज़ों के बारे में, जैसे कि डेफिनेशन हो गई। अब एक रिएक्शन दी हुई है आपकी एनसीईआरटी की बुक में, जिसमें लिखा हुआ है कि CO2 प्लस H2O, और यहाँ पर एक ऐसे एरो लगाकर लाइट लिखा है, और यहाँ पर लिखा है क्लोरोफिल, और उसके आगे लिखा है C6H12O6। ये क्या है? बेसिकली ये मेन रिएक्शन है जो फोटोसिंथेसिस में या फोटोसिंथेसिस के टाइम पर जो होती है, जिससे क्या बनता है, फूड बनता है। अब क्या है, ये कार्बन है। देखिए खाना बनाने के लिए प्लांट्स में 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, पहला कार्बन और दूसरा वाटर।
और इन दोनों को मिलाकर विद द हेल्प ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल हमारे पास एक मॉलिक्यूल बनता है जिसे हम कहते हैं क्या, ग्लूकोज। सबसे बेसिक कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज होता है, आप इतना याद रखना। और ग्लूकोज ही क्या है, मेन एनर्जी प्रोवाइडर है जो फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस होता है, जिसे ग्रीन प्लांट्स बनाते हैं। तो ये रिएक्शन है बहुत सिंपल सी है, इसको याद रखना, CO2 प्लस H2O और क्या बनेगा, C6H12O6। और ये किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है, एग्जाम्स में अक्सर पूछ लिया जाता है। उसके बाद ये रिएक्शन हो गई, फिर हम देखते हैं स्टेप क्या क्या है किसमें, फोटोसिंथेसिस में। सो बेसिकली देयर आर 3 स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। सबसे पहला है लाइट एब्जॉर्प्शन, आफ्टर दैट कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। उसके बाद रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। ये 3 स्टेप हैं, देखिए बहुत आसानी से समझाता हूँ। एज्यूम करिए ये क्या है, सन जिससे लाइट रेज आ रही हैं, ओके। और ये लाइट जो है, ये लाइट आकर कहाँ गिरेगी, लीफ के ऊपर। ये मान लीजिए ये क्या है, एक प्लांट की लीफ है। जब ये लाइट इस लीफ के ऊपर गिरेगी, यहाँ पर प्रेजेंट है क्या, क्लोरोफिल। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ CHL, क्लोरोफिल। और ये लाइट जब इस क्लोरोफिल के ऊपर जाएगी तो लीफ में पहले से क्या प्रेजेंट होता है, H2O, दैट मीन्स वाटर, पानी। और यहाँ पर और क्या प्रेजेंट होगा, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। और इन दोनों में कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगी, जैसे यहाँ पर लिखा है स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, यानी कि वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो टूट जाएगा। तो वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, हायर क्लासेस में आप लोग पढ़ेंगे। तो वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों में कुछ कुछ केमिकल रिएक्शंस होंगी और इन दोनों के बाद में एक नया मॉलिक्यूल बनेगा जिसे हम जानते हैं C6H12O6 के नाम से। ये इसका केमिकल फॉर्मूला है और इसका नाम मैंने अभी आपको बताया क्या है, ग्लूकोज। तो ये स्टेप्स हैं किसके, फोटोसिंथेसिस के। बहुत सिंपल से आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं कि फोटोसिंथेसिस लीव्स में किस जगह होता है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो कि NCERT की बुक में दिया हुआ है। तो अभी देखते हैं हम साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में। देखिए इस टॉपिक पर आगे चलने से पहले एक छोटी सी बात और बतानी है। अभी जो मैंने बताया था स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस में, वो ज़रूरी नहीं है कि वो स्टेप इसी सीक्वेंस में हो जैसे मैंने यहाँ पर बताए थे, एक के बाद एक। ज्योग्राफिकल कंडीशंस, ज्योग्राफिकल लोकेशंस अगर अलग अलग होती हैं, फॉर एग्जांपल कुछ प्लांट्स डेजर्ट में पाए जाते हैं, कुछ किसी दूसरे ज्योग्राफिकल लोकेशन में पाए जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो स्टेप्स थोड़े वेरी कर सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। तो अभी देखते हैं साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। NCERT में कुछ इस तरह का एक डायग्राम दिया हुआ है। ये एक लीफ है, लीफ का जो है ये है क्रॉस सेक्शन है। तो इसमें सबसे ऊपर जो लेयर दी गई है इसको उन्होंने लिखा है वैक्सी क्यूटिकल लेयर। जो अगर आप कभी किसी लीफ को बहुत ध्यान से उठाकर देखेंगे तो उसके ऊपर जो चमकीली सी बहुत चमकनी सी लेयर होती है उसको बोलते हैं वैक्सी क्यूटिकल लेयर। उसके बाद में यहाँ पर ये सेल प्रेजेंट होते हैं। इनको पहली जो वैक्सी क्यूटिकल लेयर के बाद जो पहली लेयर होती है इसको बोलते हैं हम अपर एपिडर्मिस। उसके बाद जो सेल होते हैं अंदर प्लांट लीफ में जो सेल प्रेजेंट होते हैं, ये सेल कई अलग अलग तरह के प्रेजेंट हो सकते हैं, कहीं की पोजीशन अलग हो सकती है, वो एक अलग कंसेप्ट है। तो सिर्फ हमें ये देखना है कि यहाँ पर ये प्लांट सेल हैं। इन सेल के अंदर मैंने यहाँ पर एक पिंक या रेड कलर से आपको नज़र आ रहा होगा, इन जो ये स्ट्रक्चर बनाए हैं इनको बोलते हैं, मौजूद होते हैं ये, इन्हें कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। इन्हीं क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होता है। क्लोरोप्लास्ट आर द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसके बाद में यहाँ पर एक लेयर और दी हुई है जिसको उन्होंने कहा है लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस, इस लोअर एपिडर्मिस में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स बना के दिखाए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर उन्होंने एक जगह लिखा हुआ है क्या, गार्ड सेल्स। तो ये गार्ड सेल्स आखिर क्या हैं, तो यहाँ पर जो लोअर एपिडर्मिस है इसमें छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम कहते हैं स्टमेटा। स्टमेटा क्या होते हैं, जो प्लांट की लोअर एपिडर्मिस होती है, जो प्लांट का नीचे वाला सरफेस, लीफ का नीचे वाला सरफेस होता है, उस पर मोस्टली, उस पर ऊपर भी हो सकते हैं,
मोस्टली लोअर सरफेस पर, लोअर एपिडर्मिस पर बहुत टिनी माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं। इन्हें हम कहते हैं क्या? स्टमेटा। स्टमेटा का क्या फंक्शन होता है? बेसिकली इनका फंक्शन होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हम तो अपनी जो सांस है वो मुंह से ले सकते हैं या नाक से ले सकते हैं। प्लांट्स के पास इस तरह का कोई ऑर्गन नहीं होता है, उनके पास में ये क्या होते हैं? स्टमेटा प्रेजेंट होते हैं, जिनकी हेल्प से ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं। CO2 लेना है या ऑक्सीजन छोड़ना है तो स्टमेटा की हेल्प से होता है। स्टमेटा की हेल्प से कुछ और काम भी हो सकते हैं, ये जैसे कि लॉस ऑफ वाटर। लॉस ऑफ वाटर, जो पानी होता है लीव्स में, प्लांट्स भी पानी पीते हैं, जो लीव्स में वाटर प्रेजेंट होता है वो स्टमेटा के द्वारा बाहर निकल सकता है, इसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। और भी कई तरह के इस तरह के फंक्शंस होते हैं। तो स्टमेटा की ओपनिंग जो है, जो ये पोर्स हैं, इनको प्लांट्स कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि ये कितनी देर तक खुले रहेंगे, कितनी देर तक बंद रहेंगे, ये सब डिपेंड करता है प्लांट के ऊपर। यानी कि कितना उसको फोटोसिंथेसिस करना है, फोटोसिंथेसिस का जितना ज़्यादा रेट होगा उतनी देर तक ये खुले रहेंगे, या जितनी देर तक खुले रहेंगे उतना ज़्यादा फोटोसिंथेसिस होगा। बंद हो जाएंगे तो फोटोसिंथेसिस बंद हो जाएगा। तो ये प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कितनी देर तक स्टमेटा को खोल के रखना है। अब स्टमेटा का जल्दी से स्ट्रक्चर देख लेते हैं, थोड़ा सा लार्ज करके। देखिए कुछ इस तरह की बीन शेप स्ट्रक्चर दे रखे हैं आपकी बुक में, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर दिए हुए हैं और इनके बीच में यहाँ पर ऐसे ग्रीन ग्रीन स्पॉट्स दिखाए हुए हैं। तो ये जो ग्रीन स्पॉट्स ये नज़र आ रहे हैं, ये वही हैं क्या? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट क्या है? ये एक ऑर्गेनल है, सेल ऑर्गेनल है। इसके बारे में आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। ये क्या है? स्टमेटा का पोर है। अभी ये स्टमेटा ओपन है, ये इसका पोर है। जब ये क्लोज होगा तो पोर बंद हो जाएगा। ये दो साइड के जो अलग अलग सेल है, जो बीन शेप्ड के दिखाए हुए हैं, इनको बोलते हैं क्या? गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स का मेन फंक्शन क्या होता है? दे रेगुलेट्स द ओपनिंग ऑफ स्टमेटल पोर। ओके, तो ये स्टमेटा हो गया। अब आगे चलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अभी अपने नेक्स्ट टॉपिक हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे आने से पहले एक दो लाइन्स और बतानी है कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तो वहाँ पर सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, वो मेन कंपोनेंट्स हैं। उसके अलावा जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, खुद प्रोड्यूस करते हैं, उनको कुछ और एलिमेंट्स की, मिनरल न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि फॉस्फोरस है, नाइट्रोजन है, और इस तरह के बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जिनकी उन्हें ज़रूरत पड़ सकती है। तो हम वो ले सकते हैं, सॉइल से ले सकते हैं, वाटर से ले सकते हैं, अलग अलग सोर्सेज हो सकते हैं। तो अभी चलते हैं हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पे। देखिए ऑटोट्रॉफिक मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद तैयार कर लेते हैं। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स इसका उल्टा हो जाएगा, सिर्फ ये क्या करेंगे? डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड। खाने के लिए ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड रहेंगे। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकते, ये हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहेंगे। जैसे कि लॉयन, वो अपना खाना खुद बना सकता है? नहीं, वो तो हिरन का ही शिकार करेगा, हिरन को ही मार के खाएगा, खुद से फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता। बैक्टीरिया की बात हम करें, माइक्रोस्कोपिक लेवल पर है, आंखों से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप में दिखेगा, लेकिन इसका भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? हेटेरोट्रॉफिक है, खुद से खाना नहीं बना सकता। हालांकि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, मैं अभी आपको बता दूं, जो कि ऑटोट्रॉफ भी होते हैं। मैंने इसीलिए यहाँ पर ये लिखी थी ये बात कि आपको इसका पता चल जाए। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रॉफ भी होते हैं और अपना खाना खुद बना लेते हैं। कौन से प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस के द्वारा।
ठीक, याद रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक्टीरिया ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हेटेरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं। उसके बाद बात आती है फंजाई। फंजाई देखिए अपना खाना खुद नहीं बना सकते क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता। फंजाई क्या है? जब आप अपने किचन में एक ब्रेड, रोटी का टुकड़ा या सिंपल ब्रेड रख दें, 2 या 3 दिन बाद उसके ऊपर या तो येलोइश या फिर थोड़ा ग्रीनिश कलर की एक कोई मटेरियल आ जाता है, कोई सब्सटेंस उसके ऊपर ग्रो करने लग जाता है, वही क्या होती है? फंजाई होती है, सबसे कॉमन फंजाई। उसके बाद अमीबा। अमीबा भी एक सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। सिंगल सेल्यूलर का मतलब सिर्फ एक ही सेल है और वो इंडिपेंडेंट रहता है। अमीबा भी कैसा है? हेटेरोट्रॉफिक है क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकता, दूसरों के ऊपर डिपेंड करेगा। इसके बारे में अभी हम देखेंगे। उसके बाद कस्कटा, एक प्लांट्स में एक बेल होती है जो दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंड होती है और उस प्लांट को ख़त्म कर देती है खुद अपने आप को ग्रो करने के लिए। तो हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में बेसिकली हमने अभी देखा डेफिनेशन, मीन्स दीज आर द ऑर्गेनिजम्स विच डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर फूड। आफ्टर दैट विल डिस्कस अबाउट द टाइप्स, दैट मीन्स लॉयन है वो। अच्छा देखिए टाइप्स क्या है, मैंने आपको एग्जाम्पल तो बता दिए, टाइप्स में और देख लेते हैं कि टाइप्स क्या है। अगर एक लायन है वो एक हिरन को शिकार कर रहा है, सिंपल हेटेरोट्रॉफिक हो गया। लेकिन इसमें भी अलग अलग थोड़े टाइप होते हैं, वो थोड़े हायर लेवल की बात हो जाएगी, लेकिन मैं कुछ आपको बता देता हूँ। जैसे कि फंजाई है, फंजाई अगर दूसरे किसी प्रोडक्ट को खा रही है, किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर रह रही है, तो उसको बोलते हैं हम सैप्रोफिटिक। अच्छा क्या होता है देखिए, जब हम क्या किसी फूड प्रोडक्ट को ओपनली रख देते हैं, उसके ऊपर फंजाई ग्रो करने लगती है और कुछ दिन बाद में वो सड़ के बिल्कुल ख़त्म हो जाता है फूड। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो उस फूड को खा के ख़त्म कर देंगे, साफ क्लीन कर देंगे, उन्हें बोलते हैं हम सैप्रोफाइट्स, सैप्रोफिटिक। उसके बाद जैसे कसकटा है, ये दूसरे प्लांट के ऊपर रहेगी लेकिन उस जीवित प्लांट को मार देगी। ये तो मरे हुए को खा के ख़त्म करेंगे, सड़ी गली चीज़ों को, लेकिन ये क्या है? एक जिंदा प्लांट है, उसके ऊपर एक बेल आ गई, आपने देखी होगी, बहुत येलो येलोइश सी होती है, पूरा प्लांट को घेर लेती है और ख़त्म कर देती है। कसकटा इसके अगर ये किसी प्लांट के ऊपर आ गई, उसको ख़त्म कर देगी। इस तरह के न्यूट्रिशन को बोलते हैं हम पैरासिटिक, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। तो इस तरह के बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं हेटेरोट्रॉफिक में, टाइप्स में, तो उसके बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। अभी हम आगे देखते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा। न्यूट्रिशन इन अमीबा एनसीईआरटी में आपको बहुत अच्छे से दिया हुआ है, साथ ही में एक वर्ड वहाँ पर और लिखा है या एक न्यूट्रिशन और दिया हुआ है दूसरे ऑर्गेनिज्म का, जिसका नाम लिखा है कि पैरामीशियम। देखिए अमीबा और पैरामीशियम दोनों ही यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म हैं। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग प्रोसेस हो सकते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, या फूड जो है उसको खाने के बाद उसको डाइजेस्ट करने के अलग अलग प्रोसेस हो सकते हैं। कैसे वो उस फूड को ले रहे हैं, कैसे प्रोसेस कर रहे हैं, कैसे डाइजेस्ट कर रहे हैं, कैसे एक्सक्रीट कर रहे हैं, डिफरेंट प्रोसेस हैं हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। तो अभी देखते हैं अमीबा में। अमीबा क्या है? एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। कैसा है? यूकैरियोट है। और अमीबा में जो आपका दिखाया हुआ है, फॉर एग्जांपल ये एक अमीबा है। अमीबा की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है, तो अमीबा की हम कुछ भी शेप बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक अमीबा है और इसके पास में मौजूद है, प्रेजेंट है एक क्या? फूड पार्टिकल। फॉर एग्जाम्पल ये एक फूड पार्टिकल है और ये फूड पार्टिकल अमीबा को खाना है, तो ये अपनी बॉडी का जो इसका सेल सरफेस है कहीं से भी इसको एनगल्फ कर सकता है, खा सकता है। इसके पास ये कैपेबिलिटी होती है, लेकिन वो कैसे करेगा मैं आपको दिखाता हूँ कि ये अमीबा था हमारे पास में, ये फूड पार्टिकल था। जब ये फूड पार्टिकल के पास जाएगा तो इसके पास इसकी बॉडी में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनेंगे, आउट ग्रोथ फिंगर लाइक, जैसे अभी थोड़ा सा क्लियर करके दिखा देता हूँ। इस तरह के आउट ग्रोथ बने इसके पास में, ये एक माउथ लाइक स्ट्रक्चर बन गया, जिसको हम कहते हैं क्या? सूडोपोडिया। इसको कहा जाता है क्या? सूडोपोडिया। इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है। सूडोपोडिया के द्वारा क्या होगा? ये जो फूड पार्टिकल था ये अमीबा के सूडोपोडिया में चला जाएगा और उसके बाद ये इसको फिर से बंद कर लेगा, बिल्कुल क्लोज कर लेगा, और ये फूड पार्टिकल जो था ये अमीबा के बॉडी सेल में अंदर आ जाएगा। और फिर इसके बाद में अमीबा इसको ईजिली एंजाइम्स के हेल्प से डाइजेस्ट कर सकता है, इसको खा सकता है, और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है उसको बाहर निकाल देगा। ओके, अब बात करते हैं पैरामीशियम। देखिए पैरामीशियम भी एक जो है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, कुछ इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है, मैं क्लियरली नहीं बना पाऊंगा यहाँ पर।
तो मतलब ठीक है, आप देख लेना इसके बॉडी के ऊपर सीलिया प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर छोटे छोटे से। तो जब इसके पास में फूड प्रोडक्ट कोई आता है, कोई न्यूट्रिशन ऐसा मटेरियल आता है जिसको ये खा सकता है, इसके पास ये कैपेबिलिटी नहीं होती है कि ये बॉडी के किसी भी सरफेस से कहीं से भी इसको एनगल्फ कर सके। तो यहाँ पर स्पेसिफिक एक स्पॉट होता है, जिस स्पॉट से ये पैरामीशियम इस फूड पार्टिकल को खा सकता है और सीलिया की हेल्प से इसी स्पॉट से इस जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है उसको बाहर निकाल सकता है। तो ये अमीबा और पैरामीशियम के बारे में हो गया। अभी हम देखते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, जिसमें हम पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ओके, तो अभी देखते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में देखिए क्या है, ह्यूमंस डिफरेंट टाइप्स का खाना खा सकते हैं। कुछ वेजिटेरियन होते हैं, कुछ नॉन वेजिटेरियन होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो दोनों खा सकते हैं। तो अलग अलग तरह का फूड प्रीफर किया जाता है, अलग अलग तरह का न्यूट्रिशन है। कुछ अपना खाना खुद घर में बैठ के बनाते हैं, कुछ कच्ची चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, फॉर एग्जांपल रॉ वेजिटेबल्स। कुछ ऐसे होते हैं उनको पका के खाते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन हैं। तो लेकिन है कैसा, सभी हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, मतलब कि दूसरों के ऊपर डिपेंड है, खुद से नहीं बना सकते, क्लोरोफिल नहीं है और फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। तो उस सभी हर प्रकार के खाने को खाने के बाद में एक प्रोसेस आता है जिसका नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन, द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जो कि एक सिस्टम की हेल्प से होता है जिसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, ये डायग्राम आपको थोड़ा अजीब सा लग सकता है, आई एम नॉट गुड इन आर्ट वर्क। तो देखिए एनसीईआरटी में कुछ ऐसा एक डायग्राम दिया हुआ है जिसको उन्होंने कहा है क्या, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जल्दी से बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देख लेते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है, हम शुरू से ही पढ़ रहे हैं ना लाइफ प्रोसेसेस, क्या प्रोसेस। तो डाइजेशन प्रोसेस में एक सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि एक ऐसा प्रोसेस परफॉर्म करता है जो ब्रेक डाउन करता है कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को, तोड़ देता है किसी भी तरह के कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को। फॉर एग्जांपल जैसे हम खाना खाते हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रेड या कोई भी फ्रूट्स हमने खाना खाया और ये ब्रेड सब डायरेक्ट हमारी बॉडी में तो एब्जॉर्ब हो नहीं जाएगा, तो पहले इसका क्या होगा, डाइजेशन होगा, ब्रेक डाउन होगा, ये जब तब जाके कन्वर्ट होगा किसमें, ग्लूकोज में। फोटोसिंथेसिस में भी क्या बन रही थी, ग्लूकोज बन रही थी, और यहाँ ह्यूमन बींग्स में भी क्या बनेगी, ग्लूकोज ही बनेगी। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। ये एक सिस्टम है डाइजेस्टिव सिस्टम, जहाँ आपकी बुक में सबसे ऊपर जो ये वाला पार्ट है, मैंने इसको माउथ नहीं बनाया, पूरा हेड नहीं बनाया क्योंकि इतना ज़्यादा स्पेस भी नहीं था और थोड़ा बना भी नहीं पाऊँगा मैं। तो ये है सबसे ऊपर क्या है, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी मतलब माउथ के बीच में जो जगह होती है, ये अंदर वाली बक्कल कैविटी। इस बक्कल कैविटी में यहाँ पर प्रेजेंट होती है क्या, टंग। टंग प्रेजेंट होती है, टंग इज अ मस्कुलर स्ट्रक्चर। ओके, उसके बाद जब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, अच्छा देखिए जो माउथ से स्टार्ट होता है ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इस पूरे सिस्टम को हम, ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो माउथ से शुरू होता है और एनस पर ख़त्म होता है। ठीक, माउथ से शुरू होगा, एनस पर ख़त्म होगा और पूरा एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है सिंगल। अगर मैं इसको सीधा करके बनाऊं तो ऐसे बना सकता हूं मैं इसे। ओके, यहाँ माउथ है और यहाँ एनस है, तो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। जगह जगह पर मॉडिफिकेशंस पाए जा सकते हैं, जैसे कि कहीं स्टमक बन गया, कहीं स्मॉल इंटेस्टाइन, कहीं लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, तो एक होलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। टंग के बाद में यहाँ पर एक पाइप के जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं क्या, ईसोफेगस, फूड पाइप, जिसके द्वारा फूड हमारे स्टमक में जाता है। इसके बाद अब थोड़ा सा और नीचे चलेंगे, एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं क्या, डायफ्राम। डायफ्राम क्या होता है, देखिए जब आप अपने पेट को ऐसे करते हैं और यहाँ पर जो रिब्स के जस्ट नीचे वाला जो एक मसल सी प्रेजेंट होती है, इसको बोलते हैं क्या, डायफ्राम। डायफ्राम के बाद में जो ये ईसोफेगस होता है, यहाँ पर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है, अगर आपको नज़र आ रहा हो अच्छे से, देखिए ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं क्या, स्टमक। स्टमक भी एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, बैग लाइक स्ट्रक्चर है, और इसके 3 पार्ट हो सकते हैं, वो आप हायर स्टडीज़ में पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि फंडिक, पाइलोरिक और कार्डियक रीजन होते हैं स्टमक के, तो वो एक अलग टॉपिक है। तो उसके बाद में अभी हम देखते हैं, यहाँ पर मैंने ग्रीन कलर से एक और चीज़ बनाई है, देखिए मैं दिखाता हूँ।
ये वाला जो पोर्शन है, तो ये क्या है, ये है लीवर। लीवर के ऊपर एक और चीज़ यहाँ पर प्रेजेंट है, देखिए ये वाली चीज़, ये क्या है, ये है आपका गॉल ब्लैडर। स्टमक के बाद लीवर हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया, फिर यहाँ पर एक और ग्रीन कलर से मैंने दिखाया हुआ है, इसको क्या कहते हैं, पेंक्रियाज। अभी मैं इन सब का फंक्शन भी बताऊंगा थोड़ा सा कि किस तरह से कौन सी जगह क्या होता है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन में भी मैं बताऊंगा वो सब। तो पेंक्रियाज हो गया, उसके बाद में यहाँ पर है क्या, लार्ज इंटेस्टाइन। अच्छा, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका नाम लार्ज इंटेस्टाइन है क्योंकि इसका जो थिकनेस होती है, डायमीटर होती है, वो ज़्यादा होता है, लंबी नहीं होती है ये। इससे ज़्यादा लेंथ में कौन सी इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन ज़्यादा लेंथ की होती है। तो लार्ज इंटेस्टाइन, फिर है हमारे पास में स्मॉल इंटेस्टाइन, और भी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि लार्ज इंटेस्टाइन में एक तरफ यहाँ पर एक आउट ग्रोथ प्रेजेंट होती है जिसे कहा जाता है क्या, अपेंडिक्स। कई लोगों को दर्द भी उठ जाता है, अपेंडिक्स का दर्द होता है, ऑपरेशन करके फिर अपेंडिक्स को निकालना पड़ता है। यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, मतलब बैग मस्कुलर स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं क्या, रेक्टम, जिसमें कि वेस्ट मटेरियल टेम्परेरी स्टोर होते हैं। उसके बाद में यहाँ पर और प्रेजेंट है क्या, एनएस। ओके, तो ये चीज़ें हो गई। अभी आपकी कोई चीज़ इसमें बची तो नहीं है, ठीक है। ये ओवरव्यू हो गया हमारा किसका, डाइजेस्टिव सिस्टम का। अब हम देखते हैं इसमें कि कौन सी जगह थोड़ा सा क्या प्रोसेस होता है। शुरू करेंगे बक्कल कैविटी से और एनएस तक। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद में अभी हम देखते हैं द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, मतलब फूड कैसे डाइजेस्ट होता है। बहुत अच्छे से समझाऊंगा, देखिए बहुत इजी है। मैंने यहाँ पर सब कुछ लिख दिया है कि कौन से चीज़ के बाद में क्या आता है। माउथ के बाद ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, उसके बाद लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पेंक्रियाज है, उसके बाद में लार्ज इंटेस्टाइन है और फिर रेक्टम, एनस, ये सब है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले कि माउथ में देखिए क्या होता है, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। जैसे कि माउथ में प्रेजेंट होते हैं टीथ का क्या वर्क होता है, बेसिकली च्यूइंग, ग्राइंडिंग। इस तरह से जब हम कोई अच्छा फूड प्रोडक्ट देखते हैं तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है या फिर सलाइवा बनने लगता है ज़्यादा मात्रा में, तो वो होता है सलाइवरी ग्लैंड्स की मदद से। ह्यूमन माउथ में क्या प्रेजेंट होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स, इनका क्या वर्क होता है, सलाइवा बनाते हैं, थूक बनाते हैं, जो मुंह में पानी आ जाता है। उसका मेन फंक्शन क्या होता है कि फूड को थोड़ा ल्यूब्रिकेट कर देता है ताकि उसको च्यूइंग करने में, चबाने में आसानी हो जाए, या उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं उनको भी ब्रेक करता है क्या, सलाइवा, उनका भी डाइजेशन करता है। तो माउथ में टीथ हो गए, टंग हो गए, टंग का हेल्प भी क्या है, टंग की मतलब क्या फंक्शन है कि वो भी मिक्सिंग में हेल्प करती है फूड को। उसके बाद टीथ, टंग और सलाइवरी ग्लैंड्स ये माउथ में प्रेजेंट होते हैं। फूड उसके बाद में आगे जाता है और एक वहाँ पर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस क्या करेगा, माउथ से उस फूड को कहाँ लेके आएगा, स्टमक में लेके आएगा। लेकिन क्या ये एकदम ऐसे मुंह में गया और फट से नीचे गिर जाएगा, नहीं। पूरे एलिमेंट्री कैनाल में कुछ मूवमेंट्स होते हैं जिन्हें हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इसके बारे में भी आप आगे पढ़ेंगे। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा ये फूड प्रोडक्ट यहाँ से धीरे धीरे एकदम नहीं गिरेगा, धीरे धीरे स्टमक में आएगा। तो इसका मेन फंक्शन क्या है, फूड को जो हमने च्यूइंग किया था मुंह में उसको स्टमक तक लेके जाना। उसके बाद में आता है स्टमक। स्टमक देखिए एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसमें प्रेजेंट होते हैं कुछ एंजाइम्स। एंजाइम्स कैसे होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी प्रेजेंट होता है, HCl। ये इतना ज़्यादा मतलब HCl इतना ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है कि जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया और जितने भी टॉक्सिन्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं स्टमक में, उन सबको ख़त्म कर देता है क्या, HCl। और HCl और भी क्या वर्क करता है, कुछ एंजाइम्स होते हैं जो इनएक्टिव होते हैं डाइजेशन के लिए, उनको एक्टिवेट कर देता है और फूड के ब्रेकडाउन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। और ये एंजाइम्स भी क्या करते हैं, डाइजेशन करते हैं। उसके बाद स्टमक में कुछ मूवमेंट्स होते हैं जैसे मैंने अभी बताया था, उन मूवमेंट्स के हेल्प से फिर से वो फूड और ज़्यादा मतलब और ज़्यादा वो ब्रेक डाउन हो जाता है और छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है। उसके बाद में आता है स्मॉल इंटेस्टाइन।
स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होगा? देखिए, स्टमक जो ओपन होता है, स्टमक की ओपनिंग वो होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिन्हें हम क्या कहते हैं? विलाई। विलाई। देखिए, जो डाइजेशन होना था वो स्टमक तक ऑलमोस्ट पूरा डाइजेशन हो जाता है। उसके बाद जो इंटेस्टाइन का मेन फंक्शन क्या होता है? वो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई प्रेजेंट है। इन ये विलाई क्या करेंगे? फूड को एब्जॉर्ब करेंगे, क्योंकि अब वो फूड जो था वो ब्रेक होने के बाद में ग्लूकोज या बहुत ज़्यादा सिंपल मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में टूट चुका था, बिल्कुल एकदम कन्वर्ट हो चुका था। अगर प्रोटीन था तो उसके अमीनो एसिड बन चुके थे, फैटी एसिड था तो उससे ग्लिसरॉल बन चुका था, और इस तरह के मतलब ग्लूकोज बन चुका था। बिल्कुल सिंपल सब्सटेंसेस में फूड आ गया था। अब विलाई में आके उस फूड का क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। तो ये विलाई है, यहाँ पर इसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है, फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स होते हैं ये। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में भी कुछ वहाँ पर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो इस डाइजेस्टिव सिस्टम में मतलब हेल्प करते हैं। उसके बाद लीवर, गॉल ब्लैडर और पेंक्रियाज है। देखिए, ये दोनों ये साथ में बेसिकली वर्क करता है। जब स्टमक के बाद फूड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है तो वहाँ पर लीवर, गॉल ब्लैडर और पेंक्रियाज का भी रोल शुरू हो जाता है तुरंत ही। ये ऐसे लीवर, गॉल ब्लैडर और पेंक्रियाज जो होते हैं ये एंजाइम्स सिक्रीट करते हैं किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में, ताकि जो बचा हुआ अगर डाइजेशन है वो कंप्लीट हो जाए। और जो जो कुछ अलग प्रोसेस होते हैं वो आप हायर क्लासेस में पढ़ लेंगे। उन प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए लीवर, गॉल ब्लैडर और पेंक्रियाज में से एंजाइम्स सिक्रीट होते हैं। गॉल ब्लैडर में से कुछ एंजाइम निकलते हैं जो फैट के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। उसके बाद जब ये पूरा यहाँ पर हो जाता है, कुछ एब्जॉर्ब हो गया फूड, और जो बचा हुआ रह गया, एक्स्ट्रा फूड रह गया, मतलब वेस्ट मटेरियल, अब उसका मतलब वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, तो वो आगे मूव कर जाता है कहाँ? लार्ज इंटेस्टाइन में। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जब वो जाएगा, यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही स्ट्रक्चर होते हैं विलाई के जैसे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं होते हैं। जो बचा हुआ वाटर है, एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर, वो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाएगा इस वाले लार्ज इंटेस्टाइन के विलाई में। और जितना भी बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड है वो बाद में भेज दिया जाएगा कहाँ? रेक्टम में। रेक्टम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है। रेक्टम में कुछ टाइम के लिए वो टेम्परेरी स्टोर हो जाएगा, और उसके बाद में एनस के द्वारा जब हमको फील होगा कि हमें मतलब अपना वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट करना है, वो एनस के द्वारा बाहर निकल जाएगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से ऑपरेट करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपका क्या है। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया तो अभी चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अभी आगे चलने से पहले कुछ एक दो चीज़ें और हैं। मैंने अभी आपके एनसीईआरटी बुक में देखा कि वहाँ पर पर्टिकुलर कुछ एंजाइम्स के नेम लिखे हुए हैं, जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड कौन सा एंजाइम प्रोड्यूस करता है या क्या बनाता है? सलाइवा। सलाइवा में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है? उसको बोलते हैं सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज। उसके बाद में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स किन्हें कहते हैं? गैस्ट्रिक वर्ड यूज़ किया जाता है स्टमक के लिए। जो ग्लैंड्स स्टमक की वॉल में प्रेजेंट होते हैं, स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें कहते हैं हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। वहाँ पर सिक्रेट, ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या सिक्रेट करते हैं? HCl सिक्रेट करेंगे, पेप्सिन सिक्रेट करेंगे और म्यूकस सिक्रेट करेंगे। पेप्सिन क्या डाइजेस्ट करेगा? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है पेप्सिन। तो ये कुछ एंजाइम्स थे और इनके नेम्स थे, मैंने आपको बता दिया, इंपॉर्टेंट है तो इनको भी याद रखना। अब जल्दी से देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो अभी देखते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। रेस्पिरेशन से आप क्या समझते हैं? सिर्फ सांस लेना इज़ रेस्पिरेशन? ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट? नो। देखिए, रेस्पिरेशन इज़ नॉट जस्ट ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट। सिर्फ सांस अंदर लेना और बाहर छोड़ने को रेस्पिरेशन नहीं कहते हैं। अभी हमने पढ़ा था डाइजेस्टिव सिस्टम और प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जिसमें न्यूट्रिशन में हमने देखा था कि किसी भी फूड मटेरियल को ब्रेक डाउन करके बिल्कुल सिंपल मॉलिक्यूल जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज में कैसे ब्रेक डाउन किया जाता है। अब उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को आगे कैसे यूटिलाइज़ किया जाएगा कि उससे क्या बनाया जा सके? ATP बनाई जा सके। ATP क्या है? बेसिकली ATP है हमारी एनर्जी करेंसी। तो एनर्जी कैसे बनेगी उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल से? ये सब कहाँ होगा, किसकी मदद से होगा? रेस्पिरेशन प्रोसेस की मदद से होगा। ATP प्रोडक्शन। अब रेस्पिरेशन दो प्रकार का हो सकता है। द फर्स्ट वन इज एरोबिक रेस्पिरेशन एंड सेकेंड वन इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी और ये इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? एरोबिक रेस्पिरेशन। लेकिन अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं हुई
तो ऐसे रेस्पिरेशन को हम बोलेंगे एनएरोबिक रेस्पिरेशन। जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, और इसका जो एनर्जी यील्ड है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। किससे? एनारोबिक रेस्पिरेशन से। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन नहीं होगा, और ये कहाँ पर होता है ये प्रोसेस? साइटोप्लाज्म में होता है। लास्ट में ग्लूकोज से एनारोबिक रेस्पिरेशन में कुछ मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, केमिकल मॉलिक्यूल्स, जिन्हें हम पाइरुवेट कहते हैं। ये एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। इस पाइरुवेट के बाद में जब ये आगे थोड़ा और इसका प्रोसेस होगा तो इससे इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बन सकते हैं, या लैक्टिक एसिड बन सकता है। इस प्रोसेस को फिर हम आगे जब ये चलता है तो इसको बोलते हैं हम फर्मेंटेशन। और इस तरह का फर्मेंटेशन अक्सर देखने को मिलता है किसमें? यीस्ट में। एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है यीस्ट, फंजाई है एक तरह की, यीस्ट में ऐसा अक्सर देखने के लिए मिलता है ये फर्मेंटेशन। तो अभी हम देखते हैं ग्लूकोज का ब्रेकडाउन आगे।